तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। शुरुआत करेंगे दिल्ली लाइव की। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं पीएम मोदी भी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी और सह प्रभारी के साथ ही प्रदेश इकाई के प्रमुख भी शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, नड्डा जी का प्रस्तावित भाषण उन्होंने दिया। और ये आज रवि जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मयूर जी की उपस्थिति, एक साल के बाद इस प्रकार से फिजिकल बैठक के रूप में कोरोना के इस दौर से हटते हुए ये एक साल बाद ये बैठक हो रही है। और इस एक साल में विश्वव्यापी संकट का सामना पूरे देश और हिंदुस्तान दुनिया ने किया। और उस कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो खास तौर से मध्यम और छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ, मजदूरों का पलायन हुआ, इकोनॉमी में गिरावट आई, मगर उससे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के लिए था कि क्या भारत इस चुनौती को संभाल लेगा, क्योंकि यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। 130 करोड़ की आबादी है। मगर आज राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में हमने माननीय मोदी जी को सजग, संवेदनशील, संकल्पवान, यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धन्यवाद दिया कि इस चुनौती के साथ साथ भारत न केवल कोविड से सफलतापूर्वक अभियान चलाता रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत को एक बेहतर तरीके से कोविड से निपटने के लिए क्या काम हो सकता है, ये सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। दुष्यंत कुमार गौतम जी है सर, आज बैठक हुई पदाधिकारियों की, क्या कुछ चर्चा हुई? चर्चा संगठन को पहले से ही हमारा मजबूत है और मजबूत करना, और सबका विकास, सबका साथ और सारी योजनाओं को जनता के द्वार तक ले आना और जनता को जीवन स्तर बढ़ाकर एक मजबूत भारत की ओर बढ़ना है। किसानों को लेकर भी कुछ चर्चा हुई सर? किसानों के लिए चर्चा तो हम कर चुके, पहले द्वार खोले हुए 11 बैठक पहले कर चुके। अब भी बोला हुआ है जब मर्जी आइए, बताइए क्या गड़बड़ है, हम करने के लिए तैयार हैं। जीएसटी पे भी हम ओपन थे, जीएसटी के लिए ऐसे विरोध कर रहे थे, बाद में हमने कहा जीएसटी के लिए बैठेगा, उसमें भी संशोधन किया तो इसमें भी संशोधन कर देंगे। लेकिन बताए सही काला क्या है, कोई बता ही नहीं रहा गड़बड़ क्या है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरु रविदास विश्व महापीठ कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सत्यदेव नारायण आर्य सहित लोग मौजूद रहे। साथ ही विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गुरु रविदास के सिद्धांतों को याद किया गया, साथ ही उन्हें उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित भी किया गया। मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मेरे साथ इस समय मौजूद है उत्तराखंड के विधायक श्री रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी, जो कि हम इनसे चर्चा करेंगे। आज गुरु रविदास विश्व महापीठ का एक प्रोग्राम रखा गया था विज्ञान भवन के अंदर, उसी को लेकर। जी नमस्कार, मैं बधाई दूंगा। आज 21 फरवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का ये चौथा अधिवेशन था, जिसमें आज राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, 2 गवर्नर बेबी रानी मौर्य और सत्यनारायण आर्य जी उत्तराखंड और
हरियाणा, और भारत सरकार में 4 मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और रतनलाल कटारिया जी, सोम प्रकाश जी, विजय सापड़ा जो कमीशन के चेयरमैन बने हैं भारत के, श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी, आत्माराम परमार जी, सूरज कैरो जी, राजेश बग्गा जी वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों ने आज उसमें शिरकत की और देश के लगभग 22 राज्यों के लोग उसमें आए और शालीनता के साथ में श्री गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव उन्होंने मनाया। ये चौथे अधिवेशन के रूप में 644वां जन्म दिवस हमने मनाने का काम किया। आज जो कार्यक्रम के अंदर है किस किस विषय को लेकर चर्चा की गई? देखिए, एक ही मिशन है सामाजिक असमानता को दूर करते हुए समतामूलक समाज का निर्माण। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। जहाँ जात पात भी ना हो, भेदभाव नहीं हो, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे। परम पिता परमेश्वर श्री गुरु ने कहा कि सबको मैंने 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी हैं, 2 टांगे दी हैं और गर्भ धारण करने की क्रिया भी एक दी है। गर्भ काल भी सबका 9 माह होता, तो फिर ये जात पात भेदभाव किस प्रकार का है? तो सर आगे का जो कार्यक्रम होगा, जो आगे की रणनीति क्या होगी आपको इस कार्यक्रम को लेकर? निरंतर चरैवेती के आधार पर हम निरंतर चलते रहते हैं। ये सतत प्रोग्राम हमारा चलता रहता है। रविदास जयंती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमने कहा कि 26 फरवरी को रविदास जयंती से एक दिन पूर्व सब लोग 7 बजे अपने घर में आरती करेंगे, अपने कार्यालयों पर आरती करेंगे, जो जहाँ है वहाँ आरती करेगा, मंदिरों में आरती करेंगे और आरती करने के बाद में अपने अपने वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, टेलीग्राम पर डालेंगे। हम उसको मैसेज के द्वारा देश और दुनिया को फैलाने का काम करेंगे। 27 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव है कि जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर हम उस पर मोमबत्ती जलाएं, लड़ियाँ जलाएं, दीपक जलाएं, सफाइयाँ करें, अपने घरों पर रंग करें, आतिशबाजी करें और भव्य रूप से सजाकर हम गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने का आह्वान हमने किया और सब लोग उसमें जुटे। आज दुनिया के लोग हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में इस समाज के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमाम देश के लोग आए और उन्होंने शिरकत की और सब प्रसन्न होके गए। लोगों को क्या कहना चाहोगे आप रविदास जयंती के बारे में? ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना हो। बेगम सराय के रूप में जाना जाए, जहाँ किसी प्रकार के ना अन्न की, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इस प्रकार के समाज की संरचना हम चाहते हैं और श्री गुरु रविदास जी के बताए हुए सिद्धांतों को देश और दुनिया में लागू किया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनकी देखरेख की जाए, यही हमारी सोच है। तो ये थे हमारे साथ विधायक रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी, विधायक जो हमारे ज्वालापुर उत्तराखंड से। हमने इनसे बात करी, चर्चा की और जाना कि रविदास जयंती के बारे में इन्होंने क्या कहा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दोस्तों मैं हूँ। दिल्ली में उपचुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में रोड शो का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल रहे। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार इन्हें सबक सिखाने वाली है, हम दिल्ली जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से सांसद गौतम गंभीर भी चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 5 सीटों पर हमारी जीत पक्की है, हमने काम किया है और केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है। वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। पंजाब में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, सब पे क्या कहना है? यहाँ पर बहुमत से जीतेंगे, 5 सीट हमारी पार्टी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली की जनता एनसीडी में भाजपा से परेशान है, वो भ्रष्टाचार से परेशान है। जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली को पूरे दान बना दिया, उससे परेशान है। इसलिए जो 5 सीटों में उपचुनाव है
थोड़ा हंगामा भी होता हुआ नजर आया, एक ही मंच पे एक ही जगह पे दोनों पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी। चुनावी माहौल रहता है। आज भाजपा की भी सत्ता है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी जो भी है, लेकिन ये सब कुछ हंगामा तो चुनाव में रहता ही है। मैम देखा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी करीब हमारे इस बार आम आदमी पार्टी का एक भी खाता नहीं बना। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ाई नहीं तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान के छाट के देखना चाहिए। और इस पार्टी का जो चुनाव में चाहे 2015 चाहे 2020 सीटों का आंकड़ा लेके आए, तीसरा वही पड़ी करना ये थोड़ा सा हास्यास्पद। मैंने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए त्रिलोकपुरी में, वही जनता के सामने रखने आया हूँ। जिस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल है जो 70 फीट नीचे आया है, जहाँ दिन रात मशीनें चल रही है, चाहे वो 1 रुपये में जो जन रसोई हमने खोली है त्रिलोकपुरी में, चाहे वो यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पर 100 बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। तो इन सारे चीज़ों को जनता के बीच में लेके आया हूँ, जिससे जनता हमारे साथ जुड़े और ये सारे काम जनता खुद अपनी आंखों से देख सकती है। इसमें कोई झूठ नहीं है, झूठ की राजनीति करने का मतलब हमारा नहीं है। झूठ की राजनीति मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 सालों से करते आए हैं। मैंने राजनीति में कदम रखा है इसलिए कि मैं लोगों के बीच में सच लेके आ सकूं। निगम उपचुनाव की 5 सीटों पर चुनाव हो रही है, तो क्या उम्मीद किया जा सकती है भाजपा को 5 सीट मिल जाएगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं और ना मैं कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन करने आया हूँ कि जी क्या होगा। मैं ये कहने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 ईमानदार लोगों को टिकट दी है। दिल्ली में कहने को तो ये एक उपचुनाव है, लेकिन इन चुनावों को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि इन्हीं चुनावों में आने वाले 2022 के निगम के चुनाव की झलकियां देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में कूद पड़े हैं। आज शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 62 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने बीजेपी प्रत्याशी सुरभि जाजू को अपना वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है और नगर निगम के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से हाल ही के दिनों में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निगम का 13,000 करोड़ बकाया न देने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये पैसा निगम को मिल जाता तो दिल्ली की ये हालत नहीं होती। शालीमार बाग शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से लगातार पिछले सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। पिछली बार भी जो थे रेणु जाजू जी यहाँ से चुनाव जीती थी। कॉरपोरेशन के अंदर जो हमने काम किए हैं और मोदी जी ने जो देश को दिशा दी है और विकास के काम किए हैं, उसके आधार के ऊपर हम इस चुनाव के अंदर इस बात को कह रहे हैं कि ये चुनाव एक संदेश है इस बात के लिए कि एमसीडी में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। लोगों से आप किस तरह की आज अपील कर रहे हैं आज आप इस वार्ड के चुनाव? देखिए, मेरी क्षेत्र के नागरिकों से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो अच्छे हमने काम किए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सबको साथ ले चलने में असफल रही है, भ्रष्टाचार में डूबी रही है, ऐसे में एक ही पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में संसद से लेकर निकायों तक चुनावों के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपको अपनी दिल्ली को साफ सुथरा, स्वच्छ और केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके चलने वाली बनाना है तो जाहिर तौर पर सुरभि जी को जिताना है, सुरभि जाजू को, जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, जिनका क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, जो हमारी पार्टी में सक्रिय हैं, उनको भारी वोट देकर सफल बनाएं। बहुत प्यार और लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ जा रही हूँ लोग भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आपको ही वोट देंगे और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करेंगे। आज यूएवी ब्लॉक में जो है मकसद क्या था मीटिंग रखने का, किस तरह की अपील आपने करी है? देखिए, डोर टू डोर तो हम जा ही रहे हैं। पब्लिक में अगर हम खुले में लोगों के साथ बात करेंगे तो उनको हम अच्छी तरह अपने विचारों को बता पाएंगे और
जनसभा से अच्छा मंच नहीं होता लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। डोर टू डोर तो करते ही हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की सभा रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज विजय गोयल जी आए थे, आपको किस तरह का अनुभव उनका मिला आपको कि आप अपनी जीत को सुनिश्चित करते? विजय जी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने सीनियर लीडर हैं हमारे, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उसको मैं नमन करती हूँ। और आगे जिस तरह से हमारा इलेक्शन आगे चल रहा है उसके लिए जो उन्होंने लोगों को से अपील करी है मेरे लिए, डेफिनेटली उसका असर होगा और लोग जनता इस चीज़ को समझेगी और आशीर्वाद देगी। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे आप? हाँ जी, अपनी जीत को लेकर कितने आप आश्वस्त? देखिए ये गढ़ है, जैसे कि विजय जी ने बोला कि शालीमार विधानसभा गढ़ है और हम पिछला जो इलेक्शन वो भी विन करके गए थे और ये भी हम लोग विन करेंगे। अब दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के विजय एनक्लेव इलाके में बदमाशों ने एक युवक से फोन छीनने की कोशिश की, तो वहीं जब फोन छीनने में नाकामयाब होने पर बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिवारजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को उलझा रही है और बता रही है कि आरोपी ने भी आरोप लगाया है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ युवक के अवैध संबंध थे। तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने डावड़ी थाने का घेराव कर दिया। सुबह आया था, मेरे को बॉडी लेना था जी, ठीक है। मैं आया था इधर, मतलब पर्ची उर्ची भरना था, कहने मैं फ़ोन छीन रहा था करके मैंने बोला, फिर फ़ोन लेके रख लिया उन्होंने। कह रहे हैं तेरी बीबी, उसकी बीबी के साथ मेरे भाई के साथ संबंध है करके। मेरे कुछ नहीं कह रही, हम जब भी किसी भी कार्रवाई करने, अगर हमारे उधर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हम इस थाने में आते हैं, हमें भगा देते हैं और हमें बोलते हैं मद्रासी लोग सब भागो यहाँ से, तुम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है, हमारा कोई कार्रवाई नहीं लेते हैं यहाँ पे। हम इतने पागल है क्या? हम मद्रासी है, वो हर चीज